कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है तुमको, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव। कनेक्टिव से मतलब क्या समझ में आ रहा, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। तो ऐसी कौन सी चीज है जो जोड़ती है अपने को, ब्लड। ब्लड क्या करता है, पूरी होल बॉडी को एक यूनिट के तौर पर बनाया था। कोई भी चीज तुमको बॉडी में से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो मीडियम क्या है, ब्लड। ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, अपने पढ़े थे हार्मोन्स, ब्लड में डालो, जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा सकते हैं, समझे ना बात। तो एक कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी चीज क्या है फिर, मसल। मसल भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब वो कुछ चीज को कनेक्ट नहीं करते लेकिन कनेक्टिव टिश्यू है, सिंपल। और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू बोन, क्या है, बोन। तो बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ना। तो मोस्ट अबंडेंट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ना वो कनेक्टिव पाया जाता है। अपन जब इपीथेलियल पढ़ लिए तो उसका मतलब ये नहीं सकता इपीथेलियल होगा, नहीं। अपन ने क्या पढ़े थे, 4 टिश्यू, इपीथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। नहीं मसल फिर अलग हो जाएगा ना, सॉरी मसल अलग होगा, ठीक है देखते चलो। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड आएगा स्पेशली, हाँ मस्कुलर तो अलग ही टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे मोस्ट अबंडेंट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर यही पाया जाएंगे, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। चलो, मोस्ट अबंडेंट लिंक्स टिश्यूज एंड ऑर्गन, वही बात है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। और क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट या फिर लिंक ऑर्गन एंड टिश्यूज, ठीक है। चलो देखो, मैं लिखता नहीं यहाँ पर, नोट्स तो अपने पास है ना पूरी, वो डाल दूंगा तुमको और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, सिंपल, समझ में आया था और है ना, मैं डालता हूँ तुमको नोट्स, ठीक है। अभी तक जितनी बताया तो वो तो उससे भी अच्छी है, लेकिन अब जो यहाँ पर जो चलने वाला है वो तुमको इसमें डाल दूंगा, सिंपल। चलो देखो, एनसीईआरटी लाइन में फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या बोली, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, हुई बात है, जो नोट्स में है वो इसमें है, बस एनसीईआरटी को सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट, हर जगह पाए जाने वाले, अबंडेंट क्या बोलते हैं, हर जगह पाए जाने, फिर बहुत ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं हर जगह पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मोस्ट अबंडेंट यानी सब जगह पाया जाएगा, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, सेम बात हो रही, यानी हर जगह कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तुम तो कोई भी पार्ट उठा लो बॉडी का, फॉर एग्जांपल स्कल उठाते हैं तो स्कल में बोन, पूरा ढांचा, अब उन्हें देखे थे क्रेनियम, फेशियल बोन, सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो इस तरीके से दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उनका नाम कनेक्टिव क्यों पड़ा, क्योंकि वो दूसरे टिश्यू को सपोर्ट करते और उनको जोड़ते, जैसे ब्लड पूरी बॉडी को जोड़ता है, बोन क्या करती है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स को जोड़ के रखती है, एक फ्रेमवर्क देती है हमारी बॉडी को, है ना। तो सपोर्ट भी करते हैं साथ साथ जोड़ते भी, इसलिए उनका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उनकी जो रेंज है सॉफ्ट से लेकर स्पेशलाइज तक की है, बोलते हैं ना। चलो, विच इंक्लूड देखो क्या क्या है, यहाँ पर समझ में आएगा कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या, कार्टिलेज है तुम्हारा, अपने जो कार्टिलेज जितने भी पड़े है ना, नोज का कार्टिलेज पड़े, ईयर में जो कार्टिलेज पड़े, वो सारे कार्टिलेज क्या है अपने कनेक्टिव टिश्यू, बोन सारी की सारी, एडिपोज एंड ब्लड। क्या क्या पड़े अपने, बोलो, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज। एडिपोज है नया है भाई, सारी पड़ी हुई है, कार्टिलेज यानी कुड़म की हड्डी अपनी, बिल्कुल। एडिपोज इस सबक में नया है एकदम, एडिपोज टिश्यू करके जो फैट स्टोरिंग रहता है ना, उसको अपन एडिपोज बोलते हैं, अब पढ़ने वाले उसके बारे में। हाँ, एंड ब्लड का मतलब भी तो मालूम है अपने, ठीक है। चलो पढ़े, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड के अलावा द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। यानी सारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ना बोलते, वो सारे क्या करते हैं, उसमें जो सेल्स है सीक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, यानी उनको एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे देखो बोन क्या एकदम कड़क है ना, कार्टिलेज भी क्या है, ज्यादा कड़क नहीं है लेकिन नरम है, लेकिन एक सॉलिड स्ट्रक्चर तो है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसमें जो सेल्स रहते हैं, सेल्स वो क्या करते, एक प्रोटीन रिलीज करते जिसका नाम रहता कोलेजन। क्या नाम रहता, कोलेजन, जो एक हार्डनेस या फिर एक कड़कनेस, सॉलिडनेस देती है इसको, टिश्यूज को अपने। आई बात समझ। देखो सुनो गौर से, लाइन मतलब डबल पढ़ रहा है, ठीक है। द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या करते, सेल्स सीक्रेट करते हैं बोलते
फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, यानी इस तरीके के फाइबर रिलीज करेंगे, फाइबर। ठीक है, अब उन्हें पढ़े थे इससे पहले भी कि यही फाइबर सेल को साइटोस्केलेटन पढ़े थे, है ना, साइटोस्केलेटन। तो हाँ, तो ये कोलेजन फाइबर कैसे बने रहेंगे, प्रोटीन के बने रहेंगे, सिंपल। तो ऐसे फाइबर रहेंगे कोलेजन के फाइबर जो सेल को मजबूती देंगे, जो टिश्यू को मजबूती देंगे। समझ पा रहे तुम कोलेजन फाइबर के बारे में? तो जो सेल्स रहेंगे बोलते हैं इस टिश्यू के, वो कोलेजन फाइबर रिलीज करेंगे। वो क्या रहेगा, सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो दो तरीके के रिलीज करते हैं, एक कोलेजन एक इलास्टिन। इलास्टिन थोड़ा नरम वाला रहेगा, कोलेजन सख्त वाला, है ना। तो बिल्कुल जो सख्तनेस आ रही है ना, जो सॉलिडनेस आ रही वो कोलेजन की वजह से, और जो ये जो अपना रहता कार्टिलेज नरम, वो इलास्टिन की वजह से। चलो, तो सेल्स ये कोलेजन और इलास्टिन क्या है, प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन है। सेल्स के हाँ प्रोटीन है, लेकिन स्ट्रक्चर में कैसा है, एक फाइबर के जैसा, धागे की जैसी, है ना। प्रोटीन होने का मतलब ये नहीं कि वैसा गोल गोल स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं, ये धागा है, एक फिलामेंट जैसा प्रोटीन। ठीक है, आई बात समझ, फिलामेंट जैसा प्रोटीन है। सेल सिक्रीट करते, देखो सेल, प्रोटीन कौन बनाता अपना, राइबोसोम सेल बनाते, प्रोटीन कौन बनाने का, सेल। प्रोटीन है लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लंबा है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है उसका। वो या तो कोलेजन हो सकती है या फिर इलास्टिन भी हो सकती है। कोलेजन रहेगा, वो इलास्टिन, बिल्कुल। यानी बोन्स में, बोन्स क्यों हार्ड रहती, कोलेजन की वजह से, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर जो दूसरे टिश्यू अपन पढ़ने वाले हैं उनके अंदर भी जो हार्डनेस आएंगे। ये देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, ब्लड छोड़ के सारों की, ब्लड छोड़ के सारों की बात कर, क्या बोला उसने, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, चलो ब्लड छोड़ के सारे आ गए उसमें, जितने अपन ने चार ऊपर पड़े वो सारे। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। अब ये जो फाइबर थे, कौन, कोलेजन और इलास्टिन, ये स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती देंगे टिश्यू को, साथ साथ इलास्टिसिटी अपन ने क्या बोले थे, वापस आने की प्रॉपर्टी, खींचे तो वापस, जैसे चलती अपनी मसल, और फिर दूसरे जो टिश्यू रहेंगे, जो भी अपने, ये मसल तो बात नहीं करेंगे, जैसे कोलेजन है तो अपन ने इसका मोड़ दिए, है ना, जो अपना कार्टिलेज मोड़ दिए, वापस आ गया। तो ये वापस आने की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, बिल्कुल। हाँ, ये ना कनेक्टिव टिश्यू, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो एनसीईआरटी में है तो अपन नोट्स में अपने सारे पॉइंट लिखे हुए, जिस तरीके से नोट्स है वो सारी बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करके तुमको याद ही करना है, सिंपल। जैसे अभी अपन पढ़ने वाले कौन से कि फाइबर्स की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है उसको, वो कौन सी दिया उसने, स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मालूम ही है बहुत, इलास्टिसिटी मिलती है, ये भी बात मालूम है तुम्हारे को, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबल हो जाती हो, है ना, एकदम कड़क नहीं रहती। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से मिलेगी, इलास्टिन की वजह से, और हाँ इलास्टिन की वजह से। स्ट्रेंथ, मजबूती किस वजह से मिलेगी, कोलेजन। These cells also secrete modified polysaccharide, यानी ये जो सेल है ना, थोड़ा बहुत पॉलीसेक्राइड, शुगर जैसा कुछ तो भी रिलीज भी करते बोलते। तो अब इसकी केमिस्ट्री में घुसने की जरूरत नहीं है अपने, समझ में है ना। पॉली बोले तो बहुत सारे, सैकराइड यानी शुगर का यूनिट को कौन सैकराइड बोलते, समझ में आई बात, सैकराइड। तो पॉलीसेक्राइड, बहुत सारे पॉलीसेक्राइड भी रिलीज करते। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fibers and act as a matrix, और एक मैट्रिक्स बनाते। जैसे देखा ना तुमने, सालन रहता अपना, सालन, तो सालन में जो शुगर का जो काम रहता ना, वही मैट्रिक्स का काम रहता है। तो पूरा टिश्यू रहेगा अपना, टिश्यू के सेल्स रहेंगे, सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखो अपन ने ये मैट्रिक्स और अलग अलग जगह पढ़े थे अपन, कहाँ पर पढ़े थे, इसको अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे, मैट्रिक्स रहता करके, है ना, वहां पर भी जो अंदर का जो फ्लूइड था उसको मैट्रिक्स बोल रहे थे। यहाँ पर भी ये फ्लूइड है, उसको मैट्रिक्स, जेली लाइक सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या रहेगा, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, क्या रहेगा बोलो, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, एक शुगर जैसे रहेंगे, है ना, बिल्कुल सेल्स के बीच में, ये सेल्स से सीक्रेट करेंगे और सेल्स के बीच में रहेगा। देखो फाइबर्स भी इन सेल्स ने सीक्रेट करे, है ना, जिस वजह से टिश्यू को मजबूती मिली। फाइबर सेल के अंदर नहीं है, फाइबर यहाँ पर कहाँ है, सेल के बाहर है, ये टिश्यू को स्ट्रेंथ पहुंचाते। कुछ फाइबर रहते अपन ने देखे थे, वो माइक्रोफिलामेंट, मायोफाइब्रिस, वो सेल के अंदर थे, वो अंदर थे। यहाँ पर जो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर है, ये सेल के बाहर है, ये टिश्यू को स्ट्रेंथ दे रहे, हाँ इंटरसेलुलर सब्सटेंस में, तो इस सब्सटेंस को मजबूती दे रहे। अपन देखते हैं ना, जैसे देखो जब अपन ईट, ये जो दीवार बनाते वक्त में ईट रखते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट रखते हैं। सोचा अगर पूरी सीमेंट की क्यों नहीं बना लेते दीवार, सीमेंट तो कितना मजबूत रहता है। तो अगर पूरी सीमेंट की दीवार बना लेंगे तो टूटने के लिए
एक लात मारे पूरी दीवार इधर के उधर, है ना। कॉलम बनाते जहां बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत पड़ती है ना, तो बीच में ऐसी कड़क चीज डालते। कॉलम बनाते तो लोहा डालते हैं, लोहे के साथ साथ गिट्टी डालते हैं उसके अंदर। अब गिट्टी का क्या काम रहता है, वो चिपकने का काम नहीं रहता, लेकिन वो उसको और ज्यादा मजबूती देती है। तो जिस तरीके से वो गिट्टी, वो जो लोहा रहता है, लोहा, हाँ बिल्कुल, जो अपन ये बनाते स्लैब, तो उसमें लोहा डालते, तो जिस तरीके से लोहा मजबूती देता है, उस तरीके से हमारे टिश्यू को ये फाइबर्स मजबूती देने वाले, स्ट्रेंथ देने वाले, इलास्टिसिटी देने वाले, है बात समझ। तो अगर ये कोलेजन रहा तो मजबूती देंगे, इलास्टिन रहा तो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, है ना। ठीक है, चलो। The fibers provide strength, elasticity, and flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharide, which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance. Connective tissue are classified into 3 types. जो कनेक्टिव टिश्यू है ना अपने, उसको अपने 3 इसमें बांट दिए बोले, ठीक है। चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद में देखो, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। तो ये 3 डिवीजन है। देखो ऊपर जो बोला था उसने, वो एक जनरल बात बोला कि भाई जो जो चीजें तुमको मालूम है, जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, और उसके बाद में कार्टिलेज, बोन। अब इसमें स्पेशल डिवीजन ये है, एक्चुअल में जो डिवीजन होता है ना कनेक्टिव टिश्यू का, ये होता है। देखो 3 बोला उसने, कौन से, एक बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक बोला डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आ गई। तो ये डिवीजन अपन पढ़ने वाले, ठीक है। चलो देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज का नाम सुनते थे क्या समझ में आ रहा है, एकदम लूज रहेगा। जो अपन स्ट्रेंथ की, मजबूती की बात है, वो थोड़ी कम रहेगी उसके अंदर, सिंपल। तो देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड, यानी लूज अरेंज है, यानी यहाँ पर जो फ्लूइड में एकदम टाइटली पैक नहीं है ना, ये फ्लूइड है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ज्यादा है इसके अंदर, लिक्विडिटी ज्यादा है। जैसे अपन देखते हैं ना, जो अपना वो रहता, वो जो सीमेंट रहता अपना, जो ईंटों के बीच में रखता, वो लूज, थोड़ा लूज रहता है। वो सीमेंट, वो जो गारा बना के अपन उसमें डालते हैं कॉलम में, वो कैसा मजबूत रहता है, उसमें कड़कनेस ज्यादा रहती। तो वही फर्क है यहाँ पर। तो वो अपना सीमेंट भी बाद में कड़क हो जाता है, वो मसला नहीं है, लेकिन पहले जो स्ट्रक्चर रहता है उसका, पहले जब वो ईंटों के बीच में रखते हैं उसको, तो किस तरीके से लूज रहता हो, और जो कॉलम में जो डालते हैं अपन गारा बनाकर, वो किस तरीके से सख्त रहता है। तो वही फर्क रहेगा यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर लिक्विड का कंटेंट है ना, वो ज्यादा है, यानी पानी ज्यादा है, सिंपल। तो इसलिए ये सेल्स लूजली अरेंज, कैसे, एकदम लूज, जैसे, हाँ, जैसे क्या होगा अपना ब्लड की एग्जांपल नहीं लेंगे अपन, लूजली अरेंज टिश्यू अलग रहते हैं, ब्लड स्पेशलाइज में चल जाता है, इसलिए, ठीक है। चलो, तो लूजली कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली, यानी सिंपल बोलो, सेल्स और फाइबर्स एकदम लूज अरेंज है, यानी थोड़ी बहुत ऐसा मूवमेंट इस तरीके से कुछ पॉसिबल है, ठीक है। चलो, लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड बोल दिया ना उसने, सेमी यानी आधा पूरा लिक्विड ही और आधा ही सॉलिड है उसके अंदर। ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरुलार प्रेजेंट बीनीथ। आप देखो इसमें 2 आते हैं, एक एरुलार आता है और एक एडिपोज आता है। कौन से आता है बोलो, एडिपोज। देखो इसमें एरियोलार और एक एडिपोज, ठीक है। चलो, अब देखो एरियोलार सुनो क्या बोलते हैं, एरियोलार है ना, ठीक है। चलो, एरियोलार एंड एडिपोज। एरियोलार प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, जस्ट नीचे रहता है, अपनी जो चमड़ी रहती है ना स्किन के जस्ट नीचे रहेंगे। एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट। इसका कोई काम नहीं रहता, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा देखेंगे नहीं, सिर्फ इस चमड़ी के नीचे रहने वाला है, और क्या करने वाला है, ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट, एक चमड़ी को सपोर्ट देंगे। और फ्रेमवर्क, देखो तो फोटो रहती है, तो फ्रेम क्या देती है, उसको एक स्ट्रक्चर देती है। जैसे हम ऐसा जो हाथ निकालते हैं, तो ये जो हाथ है अपना, तो उसका एक प्रॉपर शेप, ये जो सारी चीजें देखते हैं अपने ऐसा, फॉर एग्जांपल देखो ये सारा जो दिख रहा है एक शेप में प्रॉपर, वो किस वजह से, वो फ्रेमवर्क जो दिया गया, एक स्ट्रक्चर जो दिया गया, वो इस वजह से एरियोलार टिश्यू की वजह से जो है। अगर एरियोलार टिश्यू अगर नहीं होता वहां, तो एकदम, अब देखो फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसा सीमेंट ला के रख दिया, तो उसका कोई स्ट्रक्चर है, कैसा भी पड़ेगा ना, लेकिन उसमें कोई चीज है जिस वजह से उसको एक फ्रेमवर्क मिलता है, जो भी स्ट्रक्चर मिलता है उसको, तो इस टिश्यू की वजह से मिलता है। ये लूज, लेकिन प्रॉपर एक स्ट्रक्चर। देखो समझो फॉर एग्जांपल पूरा गोश्त वगैरह निकाल दो स्किन के नीचे, तो क्या बन जाएंगी, सिर्फ एक चमड़े की झिल्ली बन जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं, हड्डी से चमड़ा चिपक जाएगा। लेकिन जो अपना प्रॉपर शेप में रहती सारी चीजें, मसल्स वगैरह जो कुछ शेप में रहता है, या फिर जो कुछ अपने को दिखता है ऊपर, मसल तो और अंदर रहती है, उसके ऊपर जो कुछ भी रहेगा वो एरियोलार है। एक गोश्त की बारीक सी परत समझ लो, है ना, गोश्त की एक बारीक सी परत, वो क्या रहेगी, एरियोलार टिश्यू। यही बात समझ तुम्हारे, ठीक। चलो,
प्रेजेंट बीनीथ द स्किन ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथीलियम। तो ये इपिथीलियम को क्या करती है, एक सपोर्ट फ्रेमवर्क देती है, पीछे से एक टेका देती है बस। तो एक पतली सी लेयर समझ लो गोश्त की, इसको किसको, एरियोलार को। अब ये एडिपोज है अपना, देखो तो इसके फंक्शन देखो, बीनीथ द स्किन है, वो लोकेशन क्या बोलेंगे इसकी, लोकेशन स्किन के जस्ट नीचे, बीनीथ द स्किन, ठीक है ना, बीनीथ स्किन, ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे। और फंक्शन क्या है, फ्रेमवर्क देना। फ्रेमवर्क बोले तो ढांचा, हाँ एक सपोर्ट देना, फ्रेमवर्क बोले तो एक स्ट्रक्चर देना। फ्रेम बोले तो क्या था मालूम ना, तो स्ट्रक्चर जैसा काम करना कि जो हमको जो कुछ भी शेप मिलता है हमारी बॉडी को, फॉर एग्जांपल ये हाथ को जो शेप मिला इस तरीके से, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, अब ये शेप मिला, क्यों मिला, अगर पूरा लिक्विड भरा रहता तो कोई शेप होता, किधर भी चल जाता, तो किधर ही मालूम है, ऐसा ऐसा करे तो अपन इधर भागता है, तो नॉर्मल। ये जो स्ट्रक्चर मिला प्रॉपर एक, वो किस वजह से मिला, हाथ देखो, हथेली देखो अपने, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर मिलता है ये किस वजह से मिलता, एरियोलार टिश्यू के होने की वजह से। फ्रेमवर्क क्लियर है, फ्रेम बोले तो एक उसको एक स्ट्रक्चर मिलना, फ्रेमवर्क बोले तो उसको स्ट्रक्चर मिलना। फ्रेम का काम ही क्या रहता, फोटो को स्ट्रक्चर देना। बगैर फ्रेम के फोटो टांग दो तुम, 2 दिन में वो कर ऐसी गोल हो जाएंगे पूरी, है ना। तो उसको जो कुछ भी एक स्ट्रक्चर मिलता है, फ्रेम मकसद क्या रहता है फ्रेमवर्क देने का, सपोर्ट पहुंचा देना उसको, ताकि वो जैसा है वैसा ही रहे। तो शेप मेंटेन किस वजह से रहेगा, एरियोलार, समझे। चलो, तो एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथीलियम। इपिथीलियम को सपोर्ट देगा और फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर देगा उसको। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोवाइड द सीक्रेट दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। अब इसके पास में फाइब्रोब्लास्ट सेल वही रहते, देखो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वही जो अपन ने पढ़े थे ना कि फाइब्रो सेल्स रहते हैं हर टिश्यू के अंदर, सारे कनेक्टिव टिश्यू में, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स रहते जो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर रिलीज करते, तो उन्हीं का नाम फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या नाम उनका, फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर्स रिलीज करते, सिंपल। तो ऑफन, तो इसके पास में रहते बोलता हूँ, है ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रहते हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स रहते हैं, मास्ट सेल्स। तो इनके सेल्स की लिस्ट लिखनी है तुमको कि भाई ये जो तुम्हारा एरियोलार है ना, इसके पास में नोट्स में सारा लिखा है, तुमको टेंशन नहीं, सिर्फ नहीं ऐसा नहीं, सारों में रहते, सारों। अपन ने पढ़े थे ना, एक्सेप्ट बोन, क्या बोला उसने, एक्सेप्ट ब्लड, ऑल टिश्यू, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट। ये सेल कौन थे, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी। फाइब्रोब्लास्ट वहां पर बोला ना उसने कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट कोलेजिन एंड इलास्टिन फाइबर, उसने वहां पर नहीं बोला, तो वही तो एनसीडी कमाल है ना, कहीं पर बोलता है कहीं पर नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोल सकते। चलो, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या बोले अपने, क्या सीक्रेट करते, बोले फाइबर्स, कौन से कोलेजिन और इलास्टिन, वो लाइन यहाँ पर नहीं बोला उसने, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस सीक्रेट फाइबर्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, ठीक है। तो और कौन से सेल्स देंगे इसके अलावा, देखो फाइब्रोब्लास्ट तो बोल दिया अपने, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। फिर मैक्रोफेजेस सेल भी रहेगा, मैक्रोफेजेस, और तीसरा मास्ट सेल, मास्ट सेल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैक्रोफेजेस और ये मैक्रोफेजेस क्या बोलते हैं, सुनिए इसका नाम। यानी इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का भी काम है ना इम्यूनिटी के अंदर, हाँ दोनों का काम इम्यूनिटी में, समझ लो बस, बता दादा कुछ देखना भी नहीं और दिया भी नहीं अपने कुछ, है ना। बस इसी के जो फाइबर रहेंगे वो सारा काम ये करने वाले, बिल्कुल फाइब्रोब्लास्ट सेल करने वाले ना। देखो मास्ट सेल और ये जो है ना अपना मैक्रोफेजेस, ये इम्यून सिस्टम के अंदर इनका मेन रोल है। मास्ट सेल जैसा फॉर एग्जांपल हिस्टामिन, सेरोटोनिन वो अगर वो भी रिलीज करता हो, और मैक्रोफेजेस तो बस पैथोजन आएगा तो पकड़ के खाने का काम करते हैं। मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हथियार है, समझे ना, मतलब मैक्रोफेजेस टिश्यू के अंदर रहने वाला इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ ठीक है। जैसे WBC जो रहती है अपनी ब्लड में रहती है, वो टिश्यू में नहीं रहती, ये लेकिन टिश्यू का हथियार है टिश्यू में, हाँ मैक्रोफेजेस। अगर टिश्यू में कोई भी पैथोजन घूमता है तो उसको ठिकाने लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्रोफेजेस की, समझे बात। चलो, ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। हाँ अपन ने बोल दिया 3 तरीके के सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। अब एडिपोज पे आ जाओ, इसका तो तुमको मैंने फंक्शन पहले बोल दिया। एडिपोज जैसा एरियोलार है ना, सुनो गौर से देखो, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। इसका भी फंक्शन वही है, चमड़ी के नीचे रहेगा। अगर तुमको चेक करना है फॉर एग्जांपल फैट ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तो तुम अपनी चमड़ी पकड़ के देख लो, जितनी मोटी चमड़ी हो जाएगी इसका मतलब फैट ज्यादा होगी। तो ये भी कहाँ रहेगा, चमड़ी के जस्ट नीचे रहेगा। वो सारे लोगों को देखो सब पेट पकड़ के देखते हो, दादी लेयर दिख रहा है यार, बहुत फैट बढ़ गया यार बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी बीनीथ द स्किन ही रहता है ना। तो दोनों की लोकेशन सेम है, देखो दोनों की लोकेशन भी है,
और लगभग लगभग फंक्शन भी सेम है। चर्बी से भी क्या होता है, प्रॉपर शेप मिलता है ना। मोटे इंसान को देखो तो उसका एक प्रॉपर शेप बने हुआ रहता है ना, तो उसका शेप प्रॉपर नहीं रहता लेकिन शेप तो रहता है ना, तो वो भी उसको शेप ही देती है। ठीक है, तो एडिपोज कहाँ रहेंगे बोले, इसका लोकेशन बीनीथ द स्किन, फंक्शन शेप देना। ठीक है ना, देखो adipose is another type of tissue, loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store food. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue. Simple. चलो लोकेशन दोनों की क्या बोल दिया अपन ने, सेम बोल दिए, beneath the skin बोल दिए है ना। तो लोकेशन की बात करें इसकी और इसकी, दोनों की क्या है, beneath the skin। ठीक है, चलो दोनों की सेम है लोकेशन, इसकी भी वही है। और इसका फंक्शन की बात करें, फंक्शन तो इसके नाम में अपन बहुत महत्व पढ़ चुके हैं। एडिपोज 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 क्या है, फैट को स्टोर करना है। जो भी तुम एक्सेस खाना खाते, अब बोलते हैं ना मोटा हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा हूँ, बहुत खा रहा हूँ करके मोटा हो रहा हूँ। सिंपल, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है यार, मोटा हो गया तो, है ना। तो इसका मतलब कोई ना कोई स्पेशल चीज खाने से अपन रिलेट करते ना, वो वाकई बात सही भी है ना, कि तुम जितना खाएंगे, अगर तुम्हारे को जितनी खुराक हो ना, डेली तुम जितना काम करते हो उससे ज्यादा खाने लग गए, तो तुम्हारी बॉडी उसको एज अ स्टोरेज करे, स्टोर करना चालू करेगी। बाद में काम में आएंगे, बोलेंगे भाई ज्यादा खा रहा तो कुछ ना कुछ बाद में हो सकता है, उसने इरादे कर रहा हूँ बाद में ज्यादा काम करने के, इसलिए खा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा, तो जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट है तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, उसको फैट में कन्वर्ट करेगी। एक एडिपोज टिश्यू कुछ भी नहीं, एक ऐसी एक सैक रहेंगे, बस एक थैली जैसा रहेंगे, उसमें ला के फैट को स्टोर करते रहो, बस खत्म। फैट मॉलिक्यूल को भरते रहो, समझ में बात तुम्हारी। देखो यहाँ पर दिया एडिपोज टिश्यू, तुम्हारे डायग्राम नंबर बी में दिखा एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज एरिया दिख रहा, पूरी की पूरी खाली थैली है, सिर्फ भर ला के भरो उसमें फैट। बिल्कुल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है तुमको, तो बस पूरा फैट स्टोरेज करने के वास्ते खाली पी लिया, बस लाओ और फैट भरो, सिंपल। तो ये एडिपोज टिश्यू की कहानी थी। ये काम कुछ भी नहीं, बीनीथ द स्किन है, और साथ ही साथ फंक्शन क्या है, फैट को स्टोर करना। सिंपल, एड्यूलर एडिपोज दोनों भी क्लियर हो गए तुम्हारे को। चलो तो अपन ने बोल दिए लूज में। अब देखो फैट क्या है, लूज बहुत कड़क टिश्यू है कि नहीं, फैट क्या रहती है, फैट एकदम लूज कनेक्टिव टिश्यू रहता है। एरियोलर भी क्या रहता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सिंपल। तो फैट और एरियोलर, एरियोलर और एडिपोज है ना, चलो ये दो हो गए। अब देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो आते, क्या आते, दो, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। क्या बोला मैंने, इरेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। किसमें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन से पढ़े, एडिपोज और एरियोलर। इसमें क्या पढ़े, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। चलो अब देखो इसको, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका नाम डेंस क्यों पड़ा, देखो यहाँ पर क्या था, सेल्स और जो फाइबर थे वो लूज थे, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं, यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक्ड है ना, थोड़ा सख्त स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, तो फाइबर्स, और कौन रहेगा कॉम्पैक्टली, सेल्स और फाइबर्स है ना। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शोज अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो देखो अगर फाइबर जो धागे अपने वो प्रॉपर तरीके से बंडल में ओरिएंटेड है ना, अरेंज है, ऐसे प्रॉपर एक बंडल में अरेंज है, तो इसको बोलेंगे अपन डेंस रेगुलर। सिंपल बात है। देखो डेंस क्यों बोल रहे हैं, डेंस बोलने का मकसद क्या है, ये जो फाइबर्स है ना, हाँ फाइबर्स और सेल्स डेंस है, घने, डेंस क्या बोलते हैं अपन, घना है ना, बिल्कुल। तो डेंस बोले तो घना बोलते हैं अपन। तो घने जंगलात में बहुत ज्यादा झाड़ भर के रहे, और झाड़ एकदम आड़े टेढ़े रहे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इरेगुलर। अब प्रॉपर तरीके से एक कतार में झाड़ है ना, और एकदम घना जंगल है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर। बस सिंपल। अगर घना जंगल है और प्रॉपर एक लाइन में झाड़ है, एक तो नहीं, बस यही मसला है यहाँ पर भी। झाड़ के बदले क्या पर है, दरख्त के बदले क्या, फाइबर्स है, सिंपल। फाइबर्स और जो सेल्स है वो दोनों है ना। तो सेल्स और फाइबर्स अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ओरिएंटेड है तो उसको बोलेंगे फुल डेंस रेगुलर, और अगर नहीं है तो डेंस इरेगुलर। बस इतनी बात है। देखो तो ये तो अपने को एकदम नए पढ़ने को मिल रहा है ना, डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर, इससे पहले अपने पढ़ेंगे। ठीक है, चलो in the dense regular connective tissue the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fiber. क्या बोला, in the dense regular connective tissue the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of many fiber। देखो उसने यहाँ पर क्या बोलना था, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। ये लाइन को अपन बाद में तुमको मैं करेक्ट करके भी दिखाऊंगा, अभी ये लाइन को थोड़ा इग्नोर मारते। देखो उसने क्या बोला, क्या द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बोला ना उसने, इन द रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। उसने बोलना था सेल्स
सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर। ठीक है, चलो ऐसा बोलना है। और यहाँ पर इरेगुलर, ठीक है, चलो देखते हैं अपन बाद में।